हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है पेरिस जलवायु समझौते के 5 वर्ष जो कि अभी अभी पूरे हुए हैं। 12 दिसंबर 2020 को ये पूरा होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि भारत और विश्व की कार्बन उत्सर्जन के क्षेत्र में वर्तमान स्थिति क्या है, इस क्षेत्र में कितने प्रयास किए गए हैं, वो कितने सफल रहे हैं और कितने प्रयास किया जाना बाकी है, और इस क्षेत्र में अभी हमें कितनी चुनौतियों का सामना किया जाना बाकी है, और हमें जो लक्ष्य निर्धारित हमने किया है वो हमें किस तरह से प्राप्त होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपनी वीडियो की ओर और जानते हैं चर्चा में क्यों हैं। तो 12 दिसंबर 2020 से ग्लासगो स्कॉटलैंड में शुरू होने वाले जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन से पहले भारत ने पेरिस जलवायु समझौते के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 पेरिस समझौते की 5वीं वर्षगांठ को चिन्हित करेगा और पेरिस समझौते तथा बहुपक्षीय प्रक्रिया के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने हेतु सरकारी और गैर सरकारी नेताओं के लिए एक मंच प्रदान करेगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि किस देश की कार्बन एमिशन पर कैपिटा क्या है, तो सबसे ज़्यादा यूएसए की है जो आप यहाँ देख रहे हैं, फिर चाइना की, फिर यूरोपीय यूनियन की और भारत की उसके बाद। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ स्थिति देख सकते हैं कि 1990 में क्या थी और अभी 2016 में स्थिति क्या रही है। तो आप इसको यहाँ नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे चलते हैं। उद्देश्य क्या है? पेरिस समझौते के 3 स्तंभों शमन, अनुकूलन और वित्त व्यवस्था हैं के तहत नई और महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताएं निर्धारित करना। व्यापकता क्या है इसकी? यह शिखर सम्मेलन उन व्यवसायों, शहरों और अन्य गैर राज्य अभिकर्ताओं को एक सार्थक मंच प्रदान करेगा जो एक साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने का प्रयास कर रहे हैं और सरकारों का समर्थन करने एवं उत्सर्जन को कम करने तथा लचीलापन में वृद्धि करने के लिए आवश्यक प्रणालीगत परिवर्तन में तेजी ला रहे हैं। मेजबान देश कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। चिली और इटली की साझेदारी में संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। उत्सर्जन का इतिहास क्या है, अब हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड जलवायु परिवर्तन को मापने के लिए प्रत्यक्ष स्रोत बन गई है। पृथ्वी के 4.54 बिलियन वर्ष के इतिहास के दौरान इसका स्तर व्यापक रूप से बढ़ा है। ऐतिहासिक रूप से कार्बन उत्सर्जन के विकसित देशों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रमुख उत्सर्जनकर्ता कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। यह उत्सर्जन संयुक्त राज्य में सबसे अधिक है, जैसे कि आपको मैंने पहले दिखाया, 25%। उसके बाद यूरोपीय यूनियन में 22%, चीन में 13% है। कार्बन उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी केवल 3% है। पेरिस जलवायु समझौता क्या है वो जान लेते हैं। कानूनी स्थिति क्या है इसकी, सबसे पहले ये जान लेते हैं। यह जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। अंगीकरण इसका इसे दिसंबर 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 सम्मेलन के दौरान 196 देशों द्वारा अपनाया गया था। लक्ष्य क्या है इसका? पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना और अधिमानतः इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना। उद्देश्य वर्ष 2050 से 2100 के बीच मानव गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को उस स्तर तक लाना ताकि वृक्षों, महासागरों, मृदा द्वारा इसे स्वाभाविक रूप से अवशोषित किया जा सके। वैश्विक उत्सर्जन की वर्तमान स्थिति। पेरिस समझौते के 5 वर्ष बाद सभी राज्यों ने जलवायु परिवर्तन को कम करने और इसके शमन के लिए अपना राष्ट्रीय योगदान प्रस्तुत किया है। यह योगदान मौलिक रूप से 2 डिग्री सेल्सियस की सीमा से नीचे पहुंचने के लिए अपर्याप्त है और पेरिस समझौते में निर्धारित 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की सीमा से भी अधिक है। भारत के अलावा केवल भूटान, फिलीपींस, कोस्टा रिका, इथियोपिया, मोरक्को और गाम्बिया इस समझौते का अनुपालन कर रहे हैं। चीन में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन उच्चतम 30% है, जबकि अमेरिका उत्सर्जन में 13.5% और यूरोपीय संघ 8.7% का योगदान देते हैं।
भारत में उत्सर्जन की वर्तमान स्थिति क्या है वो जान लेते हैं। इस वर्ष की शुरुआत में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वास्तव में वैश्विक औसत से 60% कम है। वर्ष 2019 में देश में उत्सर्जन 1.4% बढ़ा है, जो पिछले एक दशक के प्रति वर्ष 3.3% के औसत से बहुत कम है। भारत द्वारा उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए किए गए कुछ उपाय जो हैं वो क्या हैं? भारत स्टेज 6 मानदंड को लागू करना। यह वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा लगाए गए उत्सर्जन नियंत्रण मानक है। राष्ट्रीय सौर मिशन, यह भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित चुनौती को संबोधित करते हुए पारिस्थितिकी रूप से स्थायी विकास को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति 2018, इस नीति का मुख्य उद्देश्य पवन तथा सौर संसाधनों, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर और भूमि के कुशल उपयोग के लिए बड़े ग्रिड से जुड़े पवन सौर पीडी हाइब्रिड सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है। इन सभी पहलों ने भारत को CO2 उत्सर्जन में 164 मिलियन किलोग्राम की कटौती करने में मदद की है। प्रस्तावित लक्ष्य प्राप्त करने में समस्याएं क्या आ रही हैं वो जान लेते हैं। अधिकांश राष्ट्र वर्ष 2025 से 30 के बीच उत्सर्जन को कम करने के लिए अपने राष्ट्रीय योगदान को बहुत देरी से प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि कई देशों ने हाल के दिनों में शुद्ध शून्य उत्सर्जन नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों की घोषणा की है। शुद्ध शून्य उत्सर्जन का तात्पर्य है कि सभी मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को विभिन्न उपायों के माध्यम से वायुमंडल से हटाया जाना चाहिए, जिससे पृथ्वी के शुद्ध जलवायु संतुलन को कायम रखा जा सके। शुद्ध शून्य लक्ष्य विश्वसनीयता, जवाबदेहिता और निष्पक्षता जांच के अधीन है। विश्वसनीयता के विषय में बात कर लेते हैं। राष्ट्रों की योजनाएं और नीतियां दीर्घकालिक शून्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विश्वसनीय नहीं है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी समिति इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC 1.5 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट ने संकेत किया है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान का लक्ष्य उचित समय सीमा के भीतर प्राप्त करने के लिए वर्ष 2030 तक वैश्विक CO2 उत्सर्जन को वर्ष 2010 के स्तर की तुलना में 45% तक कम करना है। लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय योगदान इस लक्ष्य से काफ़ी दूर दिखाई दे रहा है। जवाबदेही क्या है ये जान लेते हैं। कई राष्ट्रों के नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों में या तो जवाबदेही का अभाव है या फिर उनकी जवाबदेही काफ़ी सीमित है। जैसे कई देशों ने अपने नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को अभी तक पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन तथा दीर्घकालिक रणनीतियों के अनुरूप नहीं बनाया है। पेरिस समझौते के तहत जवाबदेही सीमित है। राज्य अपने स्वचयनित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रों के स्वैच्छिक योगदान की समीक्षा करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। राज्यों को केवल अपने लक्ष्यों की निष्पक्षता और महत्वाकांक्षा के लिए औचित्य प्रदान करने हेतु कहा जाता है। पारदर्शिता ढांचे में एक मजबूत समीक्षा कार्य शामिल नहीं है और पेरिस समझौते के अनुपालन हेतु उत्तरदायी समिति बाध्यकारी दायित्वों की एक छोटी सूची के साथ कार्य कर रही है, जिसके कारण इसका क्षेत्राधिकार अत्यंत सीमित है। न्यायोचित और न्याय संगतता, दो पीढ़ियों के बीच और उनके भीतर नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों की निष्पक्षता और न्यायोचितता का मुद्दा अपरिहार्य है। किसी भी देश के पास यह जांचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि उनके द्वारा नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और उन्हें प्राप्त करने का मार्ग कितना निष्पक्ष एवं न्यायोचित है, अथवा अन्य देशों की तुलना में कोई देश कितना प्रयास कर रहा है तथा उसे कितना प्रयास करना चाहिए। आगे की राह क्या है ये जान लेते हैं। पेरिस समझौते के तहत निर्धारित दीर्घकालिक तापमान लक्ष्य को प्राप्त करने और मध्य शताब्दी तक जलवायु तटस्थ विश्व का निर्माण करने के लिए विश्व के सभी देशों को जल्द से जल्द ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की चरम सीमा तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। विदित हो कि चीन ने वर्ष 2030 से पूर्व कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की चरम सीमा तक पहुंचने और वर्ष 2060 से पहले कार्बन तटस्थता की स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
सतत स्थिर जलवायु प्राप्त करने की दिशा में नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को और अधिक विश्वसनीय, जवाबदेह तथा न्यायोचित बनाना आवश्यक है। यद्यपि सभी देश अपने नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होंगे और ना ही उनसे इस संबंध में उम्मीद की जा सकती है, किंतु यह आवश्यक है। अल्पकालिक विश्वसनीय प्रतिबद्धताओं के साथ मध्यावधि अकार्बनीकरण और विकास की नीति कई देशों के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा, और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यदि आपकी कोई शिकायत है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो उनको भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमें उसका आंसर देने में खुशी होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।